बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क की होगी जिले में शुरुआत। जिले के 10 थानों को किया गया है चिन्हित। महिला अपराधों पर तत्काल होगी कार्यवाही। 31 मार्च को ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत। प्रदेश के 700 थानों में खोली जा रही है हेल्प डेस्क। 29 मार्च को बालाघाट नगर में दिखा लॉकडाउन जैसा नजारा। प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत पुलिस की दिखाई दी सख्ती। सड़कें रही सूनी, घरों में नागरिकों ने मनाई होली। पुलिस की सख्ती के बीच सड़कों पर नहीं दिखा हुड़दंग। बिजली विभाग की लापरवाही ने ली ग्रामीण की जान। 28 मार्च की रात भर लटका रहा खंबे पर शव। घटना को लेकर ग्रामीणों ने किया जमकर प्रदर्शन। कलेक्टर एसपी ने पहुंचकर दिया उचित कार्यवाही का आश्वासन। और अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश में महिला अपराधों पर रोकथाम और प्रभावी कार्यवाही के लिए प्रदेश के 700 थानों में ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत 31 मार्च से की जा रही है। बालाघाट जिले में भी जिले के 10 थानों में 31 मार्च से इस डेस्क की शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर मंगलवार की शाम पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, एएसपी गौतम सोलंकी, महिला डेस्क प्रभारी मोनिका तिवारी मौजूद रही। पत्रकार वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि 31 मार्च को प्रदेश के 700 थानों में प्रारंभ हो रही ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क के तहत बालाघाट जिले में 10 थानों को चयनित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस महिला डेस्क को अर्जेंट रिस्पांस फॉर जस्ट एक्शन ऊर्जा का नाम दिया गया है, यानी कि सिर्फ कार्यवाही के लिए तत्काल प्रतिक्रिया। बताया गया कि इन ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क में 1 महिला एसआई और 2 प्रधान आरक्षक और 4 आरक्षक महिला पुलिसकर्मियों का स्टाफ रहेगा। महिला हेल्प डेस्क बनने से महिलाओं को उनके विरुद्ध हो रहे अत्याचारों या घरेलू हिंसा की शिकायत के लिए अब शहर में स्थित महिला थाने तक आने की जरूरत नहीं होगी। जिले के अंतिम छोर पर बसे गांवों की महिलाओं को शिकायत के लिए 70 से 80 किलोमीटर चलकर शहर आना होता है। आने जाने में पैसा भी खर्च होता है। थानों में महिला हेल्प डेस्क से ही समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। उनके प्रति लोगों को ज़्यादा जागरूक करने के लिए और ऐसे अपराध जिनमें की फरियादिया या पीड़िता महिला है, उनमें महिलाओं को विशेष सुविधाएं प्रोवाइड कराने के लिए उनको जो पुलिस या अन्य विभागों के द्वारा जो सुविधाएं या उनको सहायता मिलनी है उसको सुगम सहज बनाने के लिए एक ऊर्जा हेल्प डेस्क चलाई गई है। इनफैक्ट बालाघाट ऊर्जा हेल्प डेस्क का जो पायलट प्रोजेक्ट होता है उसमें बालाघाट ही पहले से शामिल था और हमारे 4 थाने जिनमें कि ऊर्जा महिला डेस्क चलाई जा रही थी वैसे थे, और अब उनको बढ़ा के बालाघाट जिले में 10 थानों में और पूरे प्रदेश में कुल 700 थानों में महिला ऊर्जा डेस्क की स्थापना की जा रही है, जिनका कल विधिवत उद्घाटन या शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश श्रीवास्तव जी द्वारा किया जाएगा। और इसमें हर जिलों में जो संबंधित अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, महिला बाल विकास अधिकारी हैं, विधिक सहायता अधिकारी हैं, जो वन स्टॉप सेंटर से जुड़े हुए अधिकारी हैं, साथ ही साथ जो हमारी जुडिशरी से जुड़े हुए जो अपने जज महोदय हैं, उन सभी के उपस्थिति में, साथ ही साथ जो सभी थाने इसमें जुड़ रहे हैं उनको भी वेब कास्टिंग के माध्यम से उनको जोड़कर एक साथ इनका शुभारंभ किया जाना है। और आप सभी
का आज बुलाने का एक उद्देश्य ये था कि आपके द्वारा भी इसकी जानकारी का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक किया जाए, जिससे कि जो हमारे ज़िले की, हमारे प्रदेश की, जो हमारे देश की जो महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, बच्चियां हैं, उनको प्राप्त जो अधिकार हैं, जो कानून में उनको सहायता दी जा रही है, सुविधा दी जा रही है, वो उनको जानकारी में आए। और यदि कभी उनके साथ उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में जिले के 10 थाने, जिसमें बालाघाट, कोतवाली, नवीगांव, किरनापुर, लांजी, लालबर्रा, वारासिवनी, रामपैली, खैरलांजी, तिरोड़ी तथा कटंगी का चयन पुलिस मुख्यालय स्तर से गंभीर महिला अपराधों की समीक्षा के उपरांत किया गया है। वहीं अगले चरण में जिले के अन्य थाना क्षेत्रों में इस डेस्क का शुभारंभ किया जाएगा। वार्ता के दौरान एसपी अभिषेक तिवारी ने बताया कि 31 मार्च को न्यायाधिपति प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा शाम 4:30 से 5:30 बजे तक ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ भोपाल के एनआईसी भवन से किया जाएगा, जिसका सीधा प्रसारण भी सभी 10 थानों में किया जाएगा। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश का असर 29 मार्च को बालाघाट नगर मुख्यालय में देखने को मिला। नगर की सड़कें सूनी रहीं, तो वहीं जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे मेरी होली मेरे घर अभियान में नगर के नागरिकों ने पूरा सहयोग किया। बता दें कि 29 मार्च को जिले में अति आवश्यक सेवाओं एवं मालवाहक को छोड़कर सवारी वाहन एवं 2 पहिया वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया था, जिसके तहत नगर के 10 स्थानों पर नाकाबंदी भी की गई थी। कोरोना महामारी के चलते इस बार रंगों का पर्व होली का उल्लास नगर में थोड़ा फीका ही दिखाई दिया। जिला प्रशासन की ओर से सामूहिक रूप से रंग खेलने पर लगाई पाबंदी ने इस बार लोगों के इस त्योहार को बेरंग कर दिया। 28 मार्च को होलिका दहन के दिन होने वाले पूजा कार्यक्रम के लिए जरूर सरकार ने छूट दी, लेकिन 29 मार्च को लोग सामूहिक रूप से रंग नहीं खेल सके। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा चलाए गए मेरी होली मेरे घर अभियान के तहत सड़कों को छोड़कर गली मोहल्लों में बच्चों सहित युवा होली की मस्ती में सराबोर रहे, जहां जमकर रंग गुलाल खेला गया। बता दें कि 28 मार्च को शहर के अलग अलग क्षेत्रों में 20 स्थानों और जिले में 45 जगह पर होलिका दहन कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहीं 29 मार्च के लिए जिले में जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत पूरे नगर में 250 से अधिक पुलिस बल लगाया गया। इसके अलावा 8 मोबाइल पार्टी नगर में भ्रमण करते हुए भी दिखाई दी, जबकि ट्रैफिक पुलिस के नगर में 14 पॉइंट बनाए गए। होली पर्व पर 29 मार्च को वैनगंगा नदी के घाटों पर स्नान करने पर प्रतिबंध रहा, जिसके तहत वैनगंगा नदी के 5 प्रमुख घाटों में पुलिस के पॉइंट लगाए गए थे। वहीं 29 मार्च को प्रतिबंधित किए गए 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों को घूमने से रोकने के लिए नगर के 10 स्थान में पुलिस की नाकाबंदी रही। पूरी सुरक्षा का जिम्मा एडिशनल एसपी सीएसपी ने संभाला। हालांकि कहीं कहीं कुछ लोग वाहनों से घूमते नजर आए, लेकिन पुलिस की नजर पड़ते ही पुनः अपने घरों के लिए लौट गए। 29 मार्च को बालाघाट नगरीय क्षेत्र में एक बार पुनः लॉकडाउन जैसे हालात दिखाई दिए। नगर के मुख्य मार्ग सुनसान दिखाई दिए। वहीं इस दौरान आवश्यक कार्यों से निकले नागरिकों को पुलिस वालों ने आने जाने में छूट दी। इस दौरान चौक चौराहों में नगर में पुलिस बल तैनात रहा। सीएसपी कर्णेश श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना संक्रमण का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने कुछ पाबंदियां लगाई हैं। होली खेलने के लिए मनाही नहीं है, मात्र भीड़ भाड़ पर मनाही है। 29 मार्च की रात्रि में परसवाड़ा तहसील के ग्राम डोंगरिया के लच्छीटोला में लाइन सुधारने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़े ग्रामीण दिनेश पटेल की करंट लगने से मृत्यु हो गई। घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल व्याप्त है। 28 मार्च की रात्रि में हुई घटना के बाद ग्राम में भारी मात्रा में पुलिस अमला तैनात रहा। ग्रामीण दोषी पर कार्यवाही की मांग करते हुए नजर आए। जहां 30 मार्च को कलेक्टर दीपक आर्य की समझाइश के बाद ग्रामीण माने तो 30 मार्च को मृतक का पीएम हो सका। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की विद्युत मंडल परसवाड़ा अंतर्गत चन्ना फीडर में लाइनमैन मन्नूलाल खरे द्वारा ग्राम डोंगरिया निवासी दिनेश पटेल को खंबे पर चढ़कर बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने कहा गया। लाइनमैन मन्नूलाल खरे के निर्देश पर शाम 6:40 के आसपास लाइन परमिट पर दिनेश काम कर रहा था। इस दौरान लाइनमैन मन्नूलाल खरे द्वारा बिना सूचना लाइट चालू करवा दी गई।
उक्त समय अस्थायी सहायक लाइनमैन दिनेश पटले बिजली लाइन में सुधार कार्य कर ही रहा था, तभी 6:45 को लाइन चालू होते ही बिजली के जोरदार करंट की चपेट में आकर तार में चिपक कर वहीं लटक गया। दिनेश को बिजली खंभे में लटका देख गांव में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों ने परसवाड़ा पुलिस को इसकी तत्काल सूचना दी। उक्त घटना की जानकारी आग की तरह क्षेत्र में फैल गई और देखते ही देखते भारी संख्या में लोगों का हुजूम घटना स्थल पर जमा हो गया, जिन्होंने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर आक्रोश प्रकट किया। इधर जानकारी लगते ही परसवाड़ा पुलिस भी तत्काल मौका स्थल पर पहुंची। शव को खंभे से निकालना चाहा, लेकिन मृतक के परिजन एवं ग्रामीणों द्वारा विद्युत विभाग के संबंधित कर्मचारी मुन्नूलाल खरे की गिरफ्तारी की मांग करते हुए परिजन एवं ग्रामीणों ने शव को खंभे से नीचे उतारने नहीं दिया। इस दौरान भारी संख्या में लोगों का हुजूम पावर हाउस पहुंच गया, जहां पर भी जमकर हंगामा किया गया, जिसके बाद पुलिस के द्वारा किसी तरह समझाकर भीड़ को नियंत्रण में किया गया। जिसके बाद रात्रि 3 बजे तक बिजली कार्यालय के घेराव के साथ टायर जलाकर चक्काजाम कर विरोध प्रदर्शन जारी रहा। 29 मार्च की सुबह तक पूरा परसवाड़ा पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। सुरक्षा की दृष्टि के मद्देनजर जगह जगह पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया, जिसके बाद प्रशासन द्वारा थोड़ी सख्ती बरतते हुए तकरीबन 7 बजे शव को उतारकर मरजूरी कक्ष परसवाड़ा लाया गया। इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों ने सुबह मृतक के ग्राम डोंगरिया में प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए चक्काजाम कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम के लिए लाइनमैन मुन्नूलाल खरे को दोषी ठहराते हुए उसकी गिरफ्तारी के बाद ही मृतक के पोस्टमार्टम की सहमति देने की बात कही जाने लगी। ये दिनेश कुमार पटले, जिसको विद्युत विभाग के कर्मचारी खरे लाइनमैन करके है कोई, वो हमेशा उसको विद्युत विभाग में उपयोग में लेता था। वैसे ही उसी तारतम्य में आज भी उसने अपने फ़ोन करके कहीं लाइट ख़राब थी, उसकी लाइट को जोड़ने के लिए उसको बुलवाया। घर से लड़का गया और मेरे गांव का ही एक लड़का ने उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचा भी दिया। और उसके बाद इसी बीच में 6:45 के आसपास तक लाइट 3 से 4 बार आई है, गई है, और इसी बीच में यह हादसा हुआ है। ये खंबे पे लटका की लटका रह गया। और ये हमेशा ये है कि गांव में लाइट का काम करता था और ये लाइनमैन लोग इसका हमेशा उपयोग किया करते थे। अभी आप लोग पूरे गांव के सहित पावर हाउस पहुँचे हुए हैं, क्या चाहते हैं? हम कुछ नहीं, जो जिम्मेदार अधिकारी है खरे लाइनमैन, वो तुरंत गिरफ्तार किया जाए, उसे तुरंत विभाग की तरफ से बर्खास्त किया जाए और इस मामले को कलेक्टर साहब अपने संज्ञान में लें, क्योंकि परसवाड़ा क्षेत्र में ये दूसरा हादसा है। यहाँ के लाइनमैन लोग। जी, अपना नाम बताएं। पंकज पटले। कहाँ रहते हैं? डोंगरिया। ये जो घटना है, कैसी क्या घटना है? कल शाम टाइम की घटना है। मेरे पिताश्री को कॉल आया, खरे जो यहाँ के वो लाइनमैन है, उनका कॉल आया कि उन्हें की लाइट ख़राब हो गई है लच्छी टोला के बीच में, आप आके सुधार दीजिए। पापा जी गए, उन्होंने फिर गए। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, पर मुझे ये जानना वो है मेरे को कि मेरे पिताजी को ऐसा क्या हुआ कि वो लटके मिले। और उसके बाद अभी रात में हमने वो किए FIR किए। फिर सुबह हम लोग जब वहाँ गए तो पुलिस प्रशासन आया, एक साथ बिना बताए किसी को कुछ बोले ज़बरदस्ती उठा के ले गए। मुझे ये जानना है कि ऐसा क्यों किया गया मेरे साथ। मेरे पिताजी ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि जो उन्हें टंगाया गया, क्यों टंगाया गया, किस कारण से टंगाया गया था और किस प्रशासन ने इतने जल्दी वो किया, ऑर्डर को पालन किया। उसके बाद लगभग मुझे बिना बताए बोले नहीं गया। उसके बाद अभी बुलाया जा रहा था कि आओ आप अपनी बॉडी के लिए लेके जा सकते हैं। तो मैं क्यों जाऊं? अब मेरे को बिना पूछे उन्होंने कैसे। इधर बैहर SDM गुरु प्रसाद और परसवाड़ा तहसीलदार नितिन चौधरी सुबह मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे, लेकिन उन्हें भी ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। SDM ने लोगों को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं थे। यह पूरा घटनाक्रम घंटों तक चलता रहा, जिसके बाद कलेक्टर दीपक आर्य एवं SP अभिषेक तिवारी मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे, जिनके द्वारा परिजन एवं ग्रामीणों को समझाइश देते हुए मामले की जांच कर दोषियों पर उचित कार्रवाई करने की बात कही गई। साथ ही मृतक के परिवार को 50,000 का चेक व 8 लाख रुपए की सहायता दिलाने और एक सदस्य को नौकरी देने की बात कही गई, जिसके बाद शासन की बात मानते हुए परिजनों ने पोस्टमार्टम की सहमति दी। तब जाकर मृतक का पोस्टमार्टम कर लाश को परिजनों को सौंपा गया। वहीं गृहग्राम डोंगरिया में मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। ये बड़ी दुखद घटना कल इस ग्राम में हुई है।
कटरे जी एक खंभे पे चढ़े थे वो, और गलती से बिजली गलती क्या थी, लापरवाही के कारण जो बिजली प्रारंभ हुई उस कारण उनको करंट लगा जी। तो इसमें सबसे पहले तो जो लापरवाह अधिकारी थे, एक तो खरे जो कि लाइनमैन है इस क्षेत्र के जी। वो, और दूसरे जो योगेश्वर करके हैं जी। ऑपरेटर, जिन्होंने की बिजली चालू की थी, जो भी इनका प्रोटोकॉल का इन्होंने पालन नहीं किया। इस कारण दोनों के खिलाफ कार्रवाई की है, तत्काल प्रभाव से दोनों को निलंबित किया गया है और इनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जाएगा। साथ ही विभागीय जांच कर अन्य कार्रवाई भी इनके खिलाफ की जाएगी। दूसरा, लोगों में जो आक्रोश था उसमें लोगों को आश्वस्त किया गया है कि जो भी शासन की योजनाओं के अंतर्गत उन्हें लाभ दिए जा सकते हैं अधिकतम, वो उनको दिए जाएंगे। और चूँकि इनके बच्चे ITI पास की हुई है तो संभव उनके रोजगार के लिए प्रयास में किया जाएगा, उनको रोजगार दिलवाया जाएगा। प्रेम व भाईचारे का पर्व होली की धूम नगर सहित जिले में चहुओर दिखाई दी। होली के रंगों व गुलाल से लोग सराबोर नजर आए। 29 मार्च की होली का दहन के दूसरे दिन धुरेड़ी में सभी लोग होली के रंग में नहाए हुए थे। छोटे बड़े सभी ने एक दूसरे को गुलाल का तिलक लगाकर प्रेम भाईचारे के साथ मिलकर रंगों का भरपूर आनंद लिया और जमकर होली खेली। हिंदुओं के लिए दो ही त्योहार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, होली और दिवाली। लेकिन इस बार कोरोना वायरस की वजह से इन दोनों ही त्योहार के रंग फीके रहे। कोरोना ने दीपावली में रौनक गायब कर दी थी, वहीं अब होली के रंग भी गायब कर दिए। 29 मार्च को लोगों ने होली खेली जरूर, लेकिन पूरी हिदायत के साथ। बच्चों को बहुत ज्यादा होली खेलने की अनुमति नहीं मिली। लोगों को घर में ही रहकर होली खेलनी पड़ी। शहर में हर चौक चौराहे पर पुलिस का दस्ता मौजूद था। जिले में जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत हुड़दंगियों पर पुलिस की नजर रही। कुल मिलाकर होली का हुड़दंग नियंत्रित कर दिया गया। लोगों ने दायरे में रहकर होली खेली। पर्व के दौरान कोई हुड़दंग न हो और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने होली का दहन के दिन से पुलिस शहर के प्रमुख चौक चौराहों व कॉलोनियों में तैनात रही। इसके अलावा मोबाइल दल व 100 डायल द्वारा भी नगर का गश्त किया गया। बता दें कि कलेक्टर द्वारा बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले में लागू किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत नगर के मुख्य मार्ग वीरान रहे, लेकिन गली मोहल्लों और अपने अपने घरों के सामने होली का त्योहार उमंग के साथ मनाया गया। अभी मेरे दिल में फोन है, मेरे को मत करना। पानी गौरतलब हो कि होली का जमकर आनंद महिलाओं द्वारा भी उठाया गया। रंग खेलने में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। खासकर शहर के दीनदयालपुरम, प्रेमनगर, गायखुरी, बाग कॉलोनी, भटेरा चौकी सहित अन्य कॉलोनियों में एकजुट होकर लोगों ने होली खेली। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियों में महिलाओं ने फाग व होली के गीत गाकर खूब नाच गाना भी किया। बालाघाट जिले में मेरी होली मेरा घर अभियान के तहत घर घर में होली का पर्व देखने को मिला। बच्चों से लेकर युवाओं, महिलाओं ने अपने अपने घरों में ही रहकर होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। बता दें कि पिछले वर्ष होली का पर्व कोरोना संकट शुरू होने के पहले ही मना लिया गया था, लेकिन इस वर्ष होली कोरोना साए के बीच मनाई जा रही है। कैमरा बंद क्यों कर दी? कैमरा बंद क्यों कर दी? कैमरा ऑन कर अपना। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एमपी शिक्षा विभाग का नया आदेश आ गया है। शिक्षा विभाग की तरफ से यह निर्णय लिया गया है कि एमपी में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के विद्यालय 1 अप्रैल से नहीं खुल रहे हैं। सरकार ने फिर से स्कूलों को 15 अप्रैल तक बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि कोरोना की वजह से बीते 1 साल कक्षा 1 से लेकर 8 तक की कक्षाएं एमपी में बंद हैं। मरीजों की संख्या कम होने पर फरवरी में सरकार ने निर्णय लिया था कि एमपी में स्कूल 1 अप्रैल से खुलेंगे। सरकारी आदेश के बाद स्कूलों ने तैयारी भी शुरू कर दी थी। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अभिभावक असमंजस में थे कि बच्चों को स्कूल भेजना है कि नहीं। बढ़ते संक्रमण के बीच सरकार की तरफ से कहा गया था कि स्कूल मार्च तक बंद रहेंगे। सुबह सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ कोरोना की समीक्षा बैठक की थी। उसके बाद शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी किया है।
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए अब एक फिर से नया आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि 4 दिसंबर 2020 को एक बैठक हुई थी। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों को 31 मार्च तक के लिए बंद किया जाए। 30 मार्च को लिए गए निर्णय में अब 15 अप्रैल तक इन स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। इस संबंध में भोपाल से एक पत्र जारी किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव संजय गोयल ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब 15 अप्रैल तक कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाएं नहीं लगेंगी, जबकि कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए पहले जो आदेश जारी किए गए थे वह यथावत रहेंगे। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी PR मेश्राम ने बताया कि शासन द्वारा नए संशोधित आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की कक्षाएं 15 अप्रैल तक बंद रहेंगी। शासन के खोलने के लिए उसको बढ़ा दिए गए हैं सर, कब तक बढ़ा दिए गए? उसमें संशोधन हो गया, नया आदेश आ गया है और 15 अप्रैल तक कक्षा 1 से 8 तक कक्षाएं बंद रहेंगी। नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से नई गाइडलाइन लागू होना था। इसमें जमीन की कीमतों में 80% तक बढ़ोतरी प्रस्तावित थी। गाइडलाइन बढ़ने से पहले लोग प्लॉट मकान की रजिस्ट्रियां करा रहे हैं ताकि जमीन महंगी होने से पहले रजिस्ट्री कराएं और रुपये बच सकें। लेकिन अब सरकार ने प्रचलित कलेक्टर गाइडलाइन को 1 माह के लिए बढ़ा दिया है ताकि इन दफ्तरों में भीड़ न हो। बता दें कि वर्ष 2020 में कोरोना संक्रमण फैलने के कारण जमीन के क्रय विक्रय का काम बिल्कुल थमसा गया था। यही कारण है कि रजिस्ट्रियां भी बहुत कम हो रही थीं। संक्रमण का प्रभाव जब अक्टूबर और नवंबर माह में थोड़ा कम हुआ तो रजिस्ट्री कराने वालों की संख्या भी बढ़ी। वहीं दूसरी तरफ इस वर्ष मार्च माह में रजिस्ट्री का आंकड़ा तेजी से बढ़ा और हर दिन 150 से 200 रजिस्ट्रियां हुई, जिसके कारण विभाग की आय भी बढ़ी और विभाग के पास स्टाम्प और ड्यूटी शुल्क से आय हुई। जिले की नई कलेक्टर गाइडलाइन तैयार हो गई है, जिसमें 20 से 30% प्रॉपर्टी के रेट में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा गया है। जिला मूल्यांकन समिति ने इसमें अपनी सहमति भी दे दी है। अब केंद्रीय मूल्यांकन समिति की मुहर लगना बाकी है। हालांकि इससे पहले ही आदेश जारी हो गए हैं कि 30 अप्रैल तक अभी पुरानी कलेक्टर गाइडलाइन पर ही रजिस्ट्रियां की जाए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखकर सरकार ने 30 अप्रैल तक प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री मौजूदा कलेक्टर गाइडलाइन से करने का निर्णय लिया है। दरअसल वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो रहा है। इसके बाद 1 अप्रैल से नई कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से रजिस्ट्रियां होंगी। इसके चलते मार्च के अंतिम सप्ताह में रजिस्ट्रेशन दफ्तरों में भीड़ होती है। आम दिनों की तुलना में मार्च माह में रजिस्ट्रियां ज्यादा होती हैं, लेकिन सरकार ने प्रचलित कलेक्टर गाइडलाइन को 1 माह के लिए बढ़ा दिया है ताकि इन दफ्तरों में भीड़ न हो। वरिष्ठ उपपंजीयक सुधीर डेहरिया ने बताया कि शासन स्तर से निर्णय लिया गया है कि 30 अप्रैल तक पुरानी गाइडलाइन के तहत ही रजिस्ट्रियां की जा रही हैं, जिसके बाद 1 मई से नई गाइडलाइन आएगी। गाइडलाइन आने वाली थी, इसकी डेट बढ़ चुकी है क्या? हाँ, शासन स्तर से निर्णय हुआ है कि उसको 30 अप्रैल तक पुरानी गाइडलाइन ही लागू रहेगी। 1 मई से नई गाइडलाइन जारी। उर्दू माह शाबान की 14 तारीख को शब बारात का पर्व शान व शौकत और अकीदत के साथ 28 मार्च को मनाया गया। धार्मिक मान्यता के अनुसार साल में कुछ खास दिन हैं जिसमें बंदा इबादत करके लाखों नेकियां कमाता है और अपने गुनाहों से बचने का संकल्प लेता है। इसी में से एक दिन शब बारात का है। इस पर्व में बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है, साथ ही अपने खानदान के मरहूमीन के लिए दुआएं मगफिरत करता है और उनकी याद में धार्मिक अनुष्ठान भी करता है। शब बारात की शाम के बाद नमाज मगरिब 6 रकात नमाज विशेष तौर पर पढ़ी जाती है, जिसमें पुरुष मस्जिदों में और महिलाएं घरों में नमाज अदा करती हैं। 28 मार्च को शब बारात की रात में मिलाद की महफिल, कुरान की तिलावत, धर्मगुरुओं का प्रवचन, दरूदो सलाम के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अर्थात शब बारात की पूरी रात धर्मावलंबी इबादत में मशरूफ रहे। इस अवसर पर मरहूमीनों की मगफिरत के लिए कब्रिस्तान में दुआएं पढ़ी गईं, जिसके चलते कब्रिस्तान को रोशनी से जगमगाया गया था। शब बारात के अवसर पर मस्जिदों में भी रोशनी एवं सजावट की गई थी। शब बारात पर्व में धर्मावलंबियों ने नफली रोजा रखा, जिसकी धार्मिक मान्यता के अनुसार बड़ा महत्व है। धर्म ग्रंथों में शब बारात का उल्लेख है, जिसमें अल्लाह के हुक्म से इस रात हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है। हर बंदे का पूरे साल का हिसाब लिख दिया जाता है, यानी बंदे का काम, उसकी रोजी रोटी, उसकी उम्र, साथ ही साल भर, हर पैदा होने वाला, हर मरने वाला, यह सभी बातें उसके पूर्व वर्ष में किए गए आधार पर तय की जाती हैं।
शब बारात को लेकर पैगंबर हजरत मोहम्मद का फरमान है कि शब बारात का दिन आखिरत की नेमत और रहमत हासिल करने और दुनियावी आफतें और मुसीबतें दूर करने और दिली मुराद पाने का दिन है। इसलिए बंदे को चाहिए कि वह परहेजदारी के साथ अपने रब की इबादत करे, अपने दिल से जलन हसद को निकाल दे, बंदों के अधिकार जैसे भी हों उसका अदा करे, तभी तुम रब की रहमत के अधिकारी बनोगे। साथ ही शब बारात के दिन अल्लाह के महबूब बंदों को भी याद किया जाता है, जिसमें विशेष रूप से हजरत उवैस करनी की याद मनाई जाती है, जिन्होंने पूरी दुनिया को अपने माँ बाप की सेवा का उदाहरण पेश किया। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।